इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी भारती भवन चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पोषण को आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? पार्ट 3 परपोषण के प्रकार। 1 मृतजीवी पोषण, 2 परजीवी पोषण, 3 प्राणिसम पोषण, पौधों में पोषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण का स्थान, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ घटक। सबसे पहले इस सभी पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर उसे आसान भाषा में समझेंगे। यदि आपने इसे पहले के वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें। चलिए शुरू करते हैं। स्वपोषण और परपोषण में मूल अंतर यह है कि स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण करते हैं, परंतु परपोषण में जीवों द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक अणुओं को विभिन्न जैविक क्रियाओं द्वारा सरल कार्बनिक अणुओं में निम्नीकरण, डिग्रेडेशन और ब्रेकडाउन होता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। स्वपोषण और परपोषण ये दोनों जीवों के भोजन प्राप्त करने के तरीके हैं। स्वपोषण में जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं। वे साधारण चीजों जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की मदद से जटिल भोजन तैयार करते हैं। दूसरी ओर परपोषण में जीव अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। वे दूसरे जीवों या उनसे बने भोजन पर निर्भर रहते हैं। जब वे भोजन करते हैं तो उनके शरीर में वह जटिल भोजन छोटे और सरल हिस्सों में टूटता है, जिसे निम्नीकरण या ब्रेकडाउन कहते हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। पेड़ पौधे सुपोषी होते हैं। वे सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि मनुष्य, जानवर और पक्षी परपोषी होते हैं। हम खाना खाते हैं जैसे रोटी, दाल, फल आदि। फिर हमारा शरीर इस भोजन को पचाकर छोटे छोटे पोषक तत्वों में बदल देता है। यानी आसान शब्दों में सुपोषण का मतलब है खुद खाना बनाना, और परपोषण का मतलब है दूसरों पर निर्भर रहकर खाना प्राप्त करना और उसे शरीर में तोड़ना। इसी अंतर को समझना जीवन प्रक्रियाओं को समझने का पहला कदम है। परपोषण के प्रकार। परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 1 मृतजीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ग्रीक शब्द सैप्रोस का अर्थ अवशोषण, सैप्रोस इक्वल्स टू अब्जॉर्ब होता है। अतः इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। इनमें से पहला है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाते, बल्कि वे मृत और सड़े गले जीवों या पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जीव सीधे ठोस भोजन नहीं खाते, बल्कि सड़े गले पदार्थ को घुलाकर उसे अपने शरीर की सतह से सोख लेते हैं। ऐसे जीवों को मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के मौसम में गीली मिट्टी या सड़े हुए लकड़ी के टुकड़ों पर फफूंदी या मशरूम उगाते हैं। ये खुद खाना नहीं बनाते, बल्कि सड़े हुए पदार्थों से ही अपना भोजन लेते हैं। इसी तरह जब कोई पत्ता जमीन पर गिरकर सड़ने लगता है तो उस पर छोटे छोटे जीव उसे धीरे धीरे गलाकर अपना भोजन बना लेते हैं। यानी आसान शब्दों में मृतजीवी पोषण का मतलब है सड़े गले और मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करना। ये प्रक्रिया प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे गंदगी खत्म होती है और पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण इसी विधि से होता है। मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषण अब्जॉर्प्शन के द्वारा ग्रहण करते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। कई जीव जैसे कवक, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ अपना भोजन मृतजीव पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। इन जीवों की खास बात यह होती है कि ये ठोस भोजन नहीं खाते। ये पहले सड़े गले पदार्थों को बाहर ही घोल देते हैं, यानी उसे तरल बना देते हैं। फिर उस तरल भोजन को अपने शरीर की सतह से सीधे सोख लेते हैं। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जब रोटी या फल लंबे समय तक बाहर पड़े रहते हैं तो उन पर सफ़ेद या हरे रंग की फफूंदी लग जाती है। ये फफूंदी उस भोजन को घोलकर उससे पोषण ले रही होती है। इसी तरह कूड़े करकट या सड़े हुए पत्तों पर मौजूद बैक्टीरिया भी उन्हें धीरे धीरे तोड़कर अपना भोजन बनाते हैं। यानी आसान शब्दों में ये जीव पहले भोजन को तरल बनाते हैं और फिर उसे अपने शरीर से सोख लेते हैं। इसी प्रक्रिया को अवशोषण द्वारा पोषण प्राप्त करना कहते हैं। मृतजीवी पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को मृतजीवी अपघटित डिकम्पोज कर अर्थात सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाती है। इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं। यह चक्र प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। इसी कारण मृतजीवी अपघटक डिकम्पोजर भी कहलाते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मृतजीवी पोषण का प्रकृति में बहुत बड़ा महत्व होता है। ये जीव जैसे कवक और बैक्टीरिया मृत पौधों और जानवरों के शरीर को धीरे धीरे सड़ाकर खत्म कर देते हैं।
जब ये जीव मृत शरीरों को तोड़ते हैं तो उन्हें छोटे छोटे सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ये पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर पौधों को पोषण के रूप में मिलते हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कुछ समय बाद वे पत्ते सड़ जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। ये काम बैक्टीरिया और फफूंदी जैसे जीव करते हैं। इसी वजह से मिट्टी उपजाऊ बनती है और नए पौधे अच्छे से उग पाते हैं। अगर ये जीव ना होते तो पृथ्वी पर हर जगह मृत जीवों और कचरे का ढेर लग जाता। यानी आसान शब्दों में, ये जीव सफाई कर्मचारी की तरह काम करते हैं और प्रकृति में पोषक तत्वों को बार बार उपयोग के लिए वापस लाते हैं। इसी कारण इन्हें अपघटक यानी डिकम्पोजर कहा जाता है। 2. परजीवी पोषण पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पारासाइट शब्द दो ग्रीक शब्दों पारा और साइटोस के मेल से बना है। पारा का अर्थ पास, बगल या पार्श्व में, परा इक्वल्स बिसाइड तथा साइटोस का अर्थ पोषण, सीटोस इक्वल्स न्यूट्रिशन होता है। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी पैरासाइट कहलाते हैं और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषक होस्ट कहलाते हैं। परजीवी पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु, कुछ पौधों जैसे अमरबेल तथा कई जंतुओं जैसे गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। परजीवी पोषण में कुछ जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाते, बल्कि वे किसी दूसरे जीव के शरीर से भोजन लेते हैं। जिस जीव से भोजन लिया जाता है उसे पोषक या होस्ट कहते हैं, और जो जीव भोजन लेता है उसे परजीवी कहा जाता है। परजीवी जीव उस होस्ट के शरीर पर या उसके अंदर रहकर धीरे धीरे उसका पोषण लेते रहते हैं। इस प्रक्रिया में होस्ट को नुकसान होता है। अब इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा कि बालों में जूं हो जाती है। ये जूं हमारे शरीर से खून चूसकर अपना भोजन प्राप्त करती है। यहाँ इंसान होस्ट है और जूं परजीवी है। इसी तरह मच्छर के काटने से हमारे शरीर में मलेरिया का परजीवी प्रवेश करता है, जो हमारे खून से पोषण लेकर बीमारी पैदा करता है। एक और उदाहरण है अमरबेल नाम का पौधा, जो दूसरे पौधों पर लिपट कर उनसे ही भोजन लेता है। यानी आसान शब्दों में, परजीवी पोषण का मतलब है किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहकर उससे भोजन लेना और उसे नुकसान पहुंचाना। इसी प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है। 3. प्राणिसम पोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक शब्द दो ग्रीक शब्दों होलो और जोइक के मेल से बना है। होलो शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से या पूरी तरह, होलो इक्वल्स कंप्लीट तथा जोइक का अर्थ जंतु जैसा, जोइक इक्वल्स एनिमल लाइक होता है। अर्थात वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणिसम पोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है प्राणिसम भोजी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। प्राणिसम पोषण वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन सीधे खाते हैं और फिर उसे शरीर के अंदर पचाते हैं। इस प्रक्रिया में 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला, भोजन को ग्रहण करना। दूसरा, उसे पचाना। तीसरा, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण। और चौथा, बेकार पदार्थ को बाहर निकालना। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं, जैसे रोटी, दाल या फल, तो यह सीधे हमारे शरीर में जाता है। फिर हमारा पाचन तंत्र इस भोजन को छोटे छोटे पोषक तत्वों में तोड़ देता है, जो शरीर को ऊर्जा और ताकत देते हैं। इसी तरह अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव भी भोजन को अपने अंदर लेकर उसे पचाते हैं। यानी आसान शब्दों में, प्राणिसम पोषण का मतलब है भोजन को खाकर शरीर के अंदर पचाना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना। ये तरीका अधिकतर जानवरों और मनुष्यों में पाया जाता है। जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवों में अलग अलग प्रकार के पोषकों की जरूरत होती है, जिसे प्राप्त करने के तरीके भी जीवों में विभिन्न तरह के होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका की संपूर्ण सतह से खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों में इसके लिए खास अंग होते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। हर जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, लेकिन सभी जीव एक ही तरीके से भोजन प्राप्त नहीं करते। उनकी जरूरत और शरीर की बनावट के अनुसार भोजन लेने के तरीके अलग अलग होते हैं। छोटे और एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा बहुत सरल होते हैं। इनके शरीर में अलग अलग अंग नहीं होते, इसलिए ये अपने पूरे शरीर की सतह से ही भोजन को अंदर ले लेते हैं। वहीं बड़े और जटिल जीव जैसे मनुष्य, जानवर और पक्षी के शरीर में खास अंग होते हैं, जैसे मुंह, पेट और आंत, जो भोजन को लेने, पचाने और शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अमीबा पानी में तैरते हुए छोटे छोटे खाद्य कणों को अपने शरीर में सीधे समा लेता है, जबकि हम इंसान पहले खाते हैं, फिर उसे चबाते हैं और हमारा पाचन तंत्र उसे धीरे धीरे पचाता है। यानी आसान शब्दों में, छोटे जीव अपने पूरे शरीर से भोजन लेते हैं,
और बड़े जीव विशेष अंगों की मदद से भोजन प्राप्त करते हैं। इसी तरह अलग अलग जीव अपनी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग तरीके से पोषण प्राप्त करते हैं। पौधों में पोषण। पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी ऑटोट्रोफिक कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जाहिर है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते वे दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के पौधों को दो भागों में बांटा जा सकता है, मृतजीवी सप्रोफाइट और परजीवी पैरासाइट। मृतजीवी पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैसे गोबर, छत्ता, मशरूम, जबकि परजीवी पौधे अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल का स्कूटर। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। पौधों में भी पोषण के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ये सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्रकाश संश्लेषण करके भोजन तैयार करते हैं। लेकिन सभी पौधे ऐसा नहीं कर पाते। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, इसलिए वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला, मृतजीवी पौधे। दूसरा, परजीवी पौधे। मृतजीवी पौधे सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। जैसे आपने बारिश के मौसम में मशरूम या गोबर छत्ता देखा होगा। ये सड़ी गली चीज़ों पर उगते हैं और वहीं से पोषण लेते हैं। दूसरी तरफ परजीवी पौधे दूसरे पौधों से भोजन लेते हैं। जैसे अमरबेल, ये किसी पेड़ या पौधे पर चढ़ जाती है और उसी से अपना पोषण लेती है, जिससे वो पौधा कमज़ोर हो जाता है। यानी आसान शब्दों में, कुछ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और कुछ पौधे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसी आधार पर पौधों को अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधों में पर्णहरित क्लोरोफिल होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल कार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण फक्सेशन कार्बनिक अणु ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में होता है। पौधे इस प्रक्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज का ही उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि वे सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा का भी स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं, जो ग्लूकोज अणुओं में संचित रहती है। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। 6-12C6H12O-6O-6 सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, जो पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। चलिए अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। इस पैराग्राफ को आसान भाषा में समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। यानी पौधे किसी से खाना नहीं लेते, बल्कि खुद ही अपना खाना तैयार करते हैं। पौधों की पत्तियों में एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को पकड़ता है और उसी ऊर्जा की मदद से पौधा अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया में पौधे दो चीज़ें लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ज़मीन से पानी H2O। फिर सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से ये दोनों मिलकर ग्लूकोज भोजन बनाते हैं। साथ ही इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन O2 भी बनती है, जिसे पौधे बाहर छोड़ देते हैं। यही ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए मिलती है। सरल भाषा में समझें तो पौधे सूरज की रोशनी प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं। दैनिक जीवन का उदाहरण समझें। जैसे हम खाना बनाने के लिए गैस, पानी और सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पौधे भी अपना खाना बनाने के लिए सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। एक और आसान उदाहरण सोचिए। पौधा एक छोटी फैक्ट्री है। सूरज की रोशनी इक्वल्स बिजली, पानी और CO2 इक्वल्स कच्चा माल, क्लोरोफिल इक्वल्स मशीन, और जो तैयार होता है वो है ग्लूकोज भोजन, और साथ में निकलती है ऑक्सीजन। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी जीवों के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। पत्तियों के पैलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्कमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि ये अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स कहते हैं एवं हरितलवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं। पत्तियों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। ये विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनके मध्य में एक छिद्र होता है। ये छिद्र बंद और खुल सकते हैं तथा जिनका नियंत्रण द्वार कोशिकाओं या गार्ड सेल्स द्वारा होता है। इन्हीं छिद्रों द्वारा वायुमंडल से CO2 युक्त वायु पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण या डिफ्यूजन द्वारा पहुंचती है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्फीति टर्जिडिटी पर निर्भर करता है। जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर फूल जाती हैं तो रंध्र खुल जाता है।
इसके विपरीत जब द्वार कोशिकाओं का जल बाहर निकल जाता है तथा वे सिकुड़ जाती हैं तो रंध्र बंद हो जाता है। इस पैराग्राफ को आसान भाषा में समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी पौधों का खाना बनाने की प्रक्रिया पौधों के एक खास हिस्से क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये क्लोरोप्लास्ट पत्तियों के अंदर मौजूद होता है, खासकर पैलिसेड और स्पंजी ऊतकों में। इन्हीं में क्लोरोफिल नाम का हरा रंग होता है जो सूर्य की रोशनी को पकड़कर भोजन बनाने में मदद करता है। इसलिए पत्तियों को पौधे का किचन भी कहा जा सकता है, जहां खाना बनता है। अब बात करते हैं पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों की, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। ये ऐसे छोटे दरवाजे होते हैं जो खुलते और बंद होते रहते हैं। इन दरवाजों को गार्ड सेल्स यानी द्वार कोशिकाएं कंट्रोल करती हैं। जब ये गार्ड सेल्स पानी से भर जाती हैं तो वे फूल जाती हैं और दरवाजा स्टोमाटा खुल जाता है। इससे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पत्ती के अंदर चली जाती है, जो खाना बनाने के लिए जरूरी है। और जब इन कोशिकाओं में पानी कम हो जाता है तो वे सिकुड़ जाती हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। दैनिक जीवन का उदाहरण समझें। जैसे आपके घर में खिड़की होती है, जब आप खिड़की खोलते हैं तो ताज़ी हवा अंदर आती है और जब बंद करते हैं तो हवा आना बंद हो जाती है। ठीक उसी तरह स्टोमाटा पौधों की खिड़की की तरह काम करते हैं। एक और आसान उदाहरण सोचिए, पौधा एक छोटा सा घर है, पत्तियां उसका किचन है और स्टोमाटा उसकी खिड़कियां हैं। जब खिड़की खुलती है तो जरूरी गैस अंदर आती है और पौधा अपना खाना बनाता है। यही पूरी प्रक्रिया मिलकर पौधों को जीवित रहने में मदद करती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ घटक। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। 1. पर्णहरित या क्लोरोफिल। 2. कार्बन डाइऑक्साइड। 3. जल। 4. सूर्य प्रकाश। 1. पर्णहरित या क्लोरोफिल। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल हरे पौधों में होता है, पर वास्तव में पौधों का हरा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, जैसे कुछ समुद्री शैवाल या अन्य पौधे। अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति। अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है। चूंकि क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई फोटोसिंथेटिक यूनिट्स कहते हैं। इस पैराग्राफ को आसान भाषा में समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी पौधों का खाना बनाने की प्रक्रिया के लिए 4 चीजें जरूरी होती हैं: क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य की रोशनी। अब सबसे जरूरी चीज समझते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक हरा रंग का पदार्थ होता है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। यही वह चीज है जो सूर्य की रोशनी को पकड़कर उसे ऊर्जा में बदलती है, जिससे पौधा अपना खाना बनाता है। लेकिन एक जरूरी बात, हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ हरे पौधे ही खाना बना सकते हैं, पर यह पूरी तरह सही नहीं है। कुछ पौधे लाल या भूरे रंग के भी होते हैं, फिर भी वे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, बस वह ऊपर से दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यह है कि पौधे का रंग उतना जरूरी नहीं है जितना उसके अंदर क्लोरोफिल का होना जरूरी है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधा खाना नहीं बना पाएगा। दैनिक जीवन का उदाहरण समझें। जैसे सोलर पैनल सूरज की रोशनी को पकड़कर बिजली बनाता है, वैसे ही क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को पकड़कर पौधे के लिए भोजन बनाता है। एक और आसान उदाहरण सोचिए, आप खाना बना रहे हैं। सूर्य की रोशनी इक्वल्स गैस या बिजली, पानी और CO2 इक्वल्स कच्चा सामान, और क्लोरोफिल इक्वल्स कुक रसोइया। अगर रसोइया ही नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा? ठीक उसी तरह क्लोरोफिल के बिना पौधा भोजन नहीं बना सकता। इसलिए क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण मशीन या इकाई कहा जाता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसे आगे का पेज को आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।